हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, थोड़े दिन रेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम अभी फिनिश हो गए हैं, लेकिन अब जल्दी ही जून के एग्जाम के लिए तैयारी अपनी शुरू कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ हमारे बैच से। हम लोगों ने जून 2024 के लिए अपने बैचेस को स्टार्ट कर दिया है। आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। बैच जो है वो आपका नेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस आपको हमारे कोर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप जिस भी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, पेपर 1 या फिर पेपर 2 हिंदी साहित्य, किसी भी बैच को ले सकते हो। उसके अंदर आपको कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी। क्लासेस जो है वो आपकी दोनों ही, यानी कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाली है, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर रहने वाली है। यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही तरीके के बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्लासेस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए ही होगी या फिर सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही होगी, नहीं। क्लासेस जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर रहने वाली है, बायलिंगुअल आपकी क्लासेस रहने वाली है। क्लासेस के बाद में आपको हर एक टॉपिक का, यानी कि हर एक क्लास का आपको नोट्स पीडीएफ के थ्रू भी मिलेगा। यानी कि आपको हर एक क्लास के नोट्स भी दिए जाएंगे और वो नोट्स भी आपको दोनों ही भाषाओं में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप पहले हमारी क्लासेस को देख लेना, फिर आप नोट्स को पढ़ लेना। उसके थ्रू आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो या फिर आप हमारे नोट्स को भी रिफर कर सकते हो। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपका लाइव डिस्कशन भी होगा, जहाँ पे हम लोग गूगल मीटिंग के थ्रू मिलेंगे और फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरीज होगी, उसको सॉल्व करेंगे। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे टेस्ट भी दिए जाएंगे। जो टेस्ट है वो आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, प्लस आपके जो फुल लेंथ के टेस्ट होते हैं वो भी आपके होंगे। सेक्शनल टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी आपका एक एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, टोटल 10 यूनिट है, हर एक एक यूनिट का आपको एक एक सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा और फिर बाद में आपका एक फुल लेंथ का टेस्ट भी होगा। आपके काफ़ी सारे फुल लेंथ के टेस्ट भी होंगे, जहाँ पे सभी यूनिट्स को कंबाइन करके आपको सभी के मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपकी प्रॉपरली प्रैक्टिस हो जाए। यानी कि पूरा कंप्लीट सिलेबस विद आपका है ना प्रैक्टिस आपके इस बैच के अंदर करवाई जाएगी। आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ मिलेंगी और फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ आपके लाइव डिस्कशन भी चलते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जो बैच की इन्फॉर्मेशन है वो ये इस नंबर पे दिया हुआ है। आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो भी प्राइस है बैच का, जो भी डिस्काउंट होगा, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा और आप जल्दी से हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो अपने आप को। और क्योंकि जून का एग्जाम में जो है उसमें ज़्यादा देरी नहीं है, एग्जाम की जो डेट्स है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि 10 जून से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो तुरंत 4-5 महीने ही बचे हुए हैं। इस 5 महीने में जी जान लगा दो, अपनी प्रॉपरली अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से अपना कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लो और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पूरी बैच की जानकारी ले सकते हो और हमारे साथ में जुड़ सकते हो और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जून के एग्जाम के लिए तैयारी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो रहने वाली है सिलेबस के ऊपर कि भाई हमारा जो नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिन्होंने एक बार सिलेबस को देख लिया है, उनको तो पता है कि भाई क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स है, उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे भी नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अपनी पहली बार तैयारी शुरू करना चाहते हैं और पहली बार ही वो जून के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को देख लेना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूजीसी नेट है, चाहे फिर वो कोई भी अलग तरीके का एग्जाम है, जिसकी भी तैयारी करते हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई हमको आखिर में हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के हम तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस देखना हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं वो एक बार दोबारा से देख सकते हैं, उनका रिविजन हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है, वो इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत ही कंप्लीटली अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन कौन से 10 चैप्टर हैं हमारे पेपर 1 के अंदर और उन 10 चैप्टर के अंदर भी हमको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और उन टॉपिक्स के अंदर भी क्या क्या बताया हुआ है, उसका भी एक जस्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी बच्चों के लिए, जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 में हमारे टोटल 10 यूनिट्स होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही होगा कि हमारे पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो 50 × 2 100, यानी कि 100 मार्क्स का आपका
पेपर 1 होता है। मैं पेपर 2 की बात नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की ही बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो टोटल जो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 10 चैप्टर दिए हुए हैं पेपर 1 के अंदर। उन 10 चैप्टर के अंदर से ही आपके ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन यानी कि पूरे 100 नंबर आपके पेपर 1 के उन 10 चैप्टर में से ही आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो 10 चैप्टर है कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि हमारा टीचिंग का एग्जाम है, हम आगे जाके प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, हमको आगे जाके अपने स्टूडेंट्स के साथ में कैसे डील करना है, जो हमारे अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं उनको हमको कैसे साथ में लेकर चलना है, हमको कैसे पढ़ाना है, उनके कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। क्योंकि अब हम आगे जाके इन फ्यूचर के अंदर प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, तो हमको अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करना तो आना चाहिए ना। तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का दिया हुआ है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात काफी है ना, न्यूज फैल रही है कि भाई हमारा जो सिलेबस है पेपर 1 का और पेपर 2 का यूजीसी नेट का वो चेंज होने वाला है। तो हाँ, सिलेबस जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियली हमारे जो है ना चेयरमैन है उन्होंने भी बता दिया है, यूजीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी बता दिया है कि भाई हाँ सिलेबस जो है वो चेंज होने वाला है। जून 2024 का जो सिलेबस है वो आपको चेंज हो सकता है, लेकिन सिलेबस जो है वो कंप्लीट चेंज नहीं होगा। जो आपके 10 चैप्टर दिए हुए हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, जो भी आपके टोटल 10 चैप्टर्स है वो वैसे ही रहने वाले हैं, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो हमें अभी हमारी एनईपी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएगी, कुछ चीज़ें जो है जो इररिलेवेंट लगती है उनको वो उसको रिमूव कर सकते हैं बस। बाकी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस ही आपका चेंज हो जाएगा, पूरे 10 चैप्टर ही आपके नए आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चैप्टर गिवन है आपके सिलेबस में वो वही ही रहने वाले हैं, बस उन चैप्टर के अंदर थोड़े से टॉपिक जो हैं वो ऐड हो सकते हैं और जो इररिलेवेंट उनको लगता है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे भी बाद में नए नए टॉपिक्स ऐड होते जाएंगे, हम भी हमारे कोर्सेज के अंदर उन नए सभी टॉपिक्स को ऐड कर देंगे, तो उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अभी जो आपका प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, हमको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना होता है कंसेप्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के टोटल 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के। भाई अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो जैसे बच्चा है वैसे ही हमको अपनी टीचिंग करनी होती है। छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी टीचिंग करनी है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो हमको उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करनी है। तो जैसा लेवल ऑफ है ना स्टूडेंट है उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग होनी चाहिए। तो उन लेवल्स के बारे में फिर हमको पढ़ना होता है। फिर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है कि भाई टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आपका, ठीक है। बेसिक आपका जो चैप्टर है वो यहीं से ही आपका शुरू होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। फिर थोड़ा सा लेवल अप होता है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई हमने टीचिंग तो देख लिया कि टीचिंग क्या होती है, क्या कंसेप्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम पढ़ाने किसको वाले हैं, लर्नर्स को पढ़ाने वाले हैं, तो लर्नर्स को भी समझना जरूरी है। टीचिंग के अंदर टीचर को अपने आप को तो पता होना ही चाहिए कि भाई उसको क्या पढ़ाना है, लेकिन उसको अपने लर्नर को भी समझना चाहिए कि भाई सामने बैठा जो लर्नर है वो कैसा है, क्योंकि आखिर में लर्निंग तो उसी को करनी है ना, और हमको टीचिंग किसको करवानी है, अपने स्टूडेंट्स को करवानी है। तो स्टूडेंट्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए, तो फिर हमको लर्नर को समझना पड़ता है। तो फिर हम पढ़ते हैं लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई कैसे कैसे लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स की क्या विशेषताएं होती है। तो हमारे पास में बेसिकली 2 तरीके के लर्नर्स होते हैं, अडोलसेंट लर्नर्स और अडल्ट लर्नर्स। इन दोनों ही टाइप्स ऑफ लर्नर्स के बारे में हमको प्रॉपर्ली पढ़ना होता है। समय के अनुसार है ना इनके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, वो सारी चीजें हमको पढ़नी होती है फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमको टीचर, लर्नर्स और फिर सपोर्ट मटेरियल के बारे में पढ़ना होता है। सपोर्ट मटेरियल क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो टीचिंग को है ना अच्छा करने के लिए हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, जिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम टीचिंग को प्रॉपर्ली कर पाते हैं, उन सबको हम सपोर्ट मटेरियल कहते हैं। तो वो सपोर्ट मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो टीचिंग को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होती है हमको उनके बारे में पढ़ना होता है। हमको लर्निंग के एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ना होता है।
फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर कि भाई टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो टीचिंग के आपके मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है, एक आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, फिर आपके ये तो आपके ऑफलाइन मेथड्स हो गए है ना, कुछ आपके ऑनलाइन मेथड्स भी होते हैं। भाई आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो टीचिंग और लर्निंग जो है दोनों ही ऑनलाइन चलती है। तो ऑनलाइन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर हमको 3 टॉपिक दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है स्वयं प्रभा, एक दिया हुआ है स्वयं और एक दिया हुआ है मूक्स, यानी कि स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स, इन तीनों ही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। और जो ऑफलाइन टीचिंग के मेथड्स है उसके बारे में भी हमको पढ़ना होता है। काफ़ी सारे टीचिंग के मेथड्स होते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड अलग अलग होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे कोर्स के अंदर डिटेल में बच्चों को एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आता है आपका टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड जो भी आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन, कि भाई अब हमने सब कुछ बच्चे को अगर पढ़ा दिया है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वो किस तरीके से हम लोग करेंगे, पहले किस तरीके से मूल्यांकन करते थे, अभी किस तरीके से करते हैं, क्योंकि समय जो है वो चेंज हो रहा है, तो सारी जो है ना फैसिलिटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो है ना अकॉर्डिंग टू द टाइम कौन कौन सी नई नई है ना इनोवेशंस हुए हैं, इवैल्यूएशन के सिस्टम है, वो सब कुछ हमको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर अभी हमारा CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो नया लॉन्च हुआ है हायर एजुकेशन में, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो होती है आजकल, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। कौन कौन सी इनोवेशंस आई है इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर, वो हमको पढ़ना होता है। इवैल्यूएशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हैं। ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़नी होती है। अभी अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो जून के एग्जाम के लिए, तो ज़रूर आपको ये सारे नाम सुन के अटपटे लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि भाई पता नहीं ये सब क्या क्या बोल रही है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ट्रस्ट में अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना ये सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही बार, ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, एक बार पढ़ लोगे ना अगर अच्छे से, तो सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अच्छे से और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अभी आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर एक बार भी आपने तो है ना सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया तो फिर सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है ना चैप्टर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, अब हम आगे जाके रिसर्च के स्कॉलर्स भी बनने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो PhD भी करेंगे, रिसर्च के स्कॉलर्स भी बनेंगे। तो रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए हमको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई रिसर्च की फील्ड में हम लोग जाने वाले हैं तो हम लोगों को करना क्या है उधर, ठीक है। कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स होते हैं, रिसर्च के मेथड्स होते हैं, हमको रिसर्च कैसे करनी है, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हमको अभी से ही पढ़ के चलनी होगी, तब तो जाके हम PhD कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। इसके अंदर हमको दिया हुआ है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है ना रिसर्च। ये तो बेसिक है कि भाई रिसर्च का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की रिसर्च होती है, कौन कौन सी विशेषताएं रिसर्च की होती है, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इससे भी काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं आजकल, तो ये टॉपिक भी हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे रिसर्च के अंदर, ठीक है। फिर आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च है, काफी सारे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है ना, हिस्टोरिकल होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस है, मेथड्स ऑफ रिसर्चेस है, इसको हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। फिर आपके आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च को करने के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। किसी बुक में आपको 8 भी दिख सकते हैं, कहीं पे आपको 9 भी दिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जनरल स्टेप्स होते हैं वो सिर्फ 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हमको रिसर्च को करना होता है और वो 7 स्टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप को है ना हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके टोटल 7 स्टेप हैं और हर एक स्टेप के अंदर भी आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो वो सब कुछ हम लोग डिटेल के अंदर अब हमारे कोर्सेज के अंदर करवाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ना है। फिर आपको थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग के बारे में पढ़ना है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्मेट एंड है ना रेफरेंसिंग की स्टाइल्स होती है। जब भी हम रेफरेंस लिखते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट बनाते हैं, तो जो भी हम रेफरेंसिंग देते हैं उसकी अलग अलग स्टाइल्स होती है। APA स्टाइल होती है, MLA स्टाइल होती है, शिकागो स्टाइल होती है। कौन से स्टाइल के अंदर हम किस तरीके से रेफरेंसिंग देते हैं, इन सभी स्टाइल्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। फिर अगेन आपका ICT, आजकल ICT का काफ़ी रोल है आपका है ना, टीचिंग के अंदर भी है, रिसर्च के अंदर भी है। तो ICT एप्लीकेशन कौन कौन सी है, कौन कौन से ICT के सॉफ्टवेयर है,
है, रिसर्च के अंदर है, टीचिंग के अंदर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अभी भी जो आपका दिसंबर का एग्जाम हुआ था इसके अंदर भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपका रिसर्च में या फिर कम्युनिकेशन, जो भी आपके चैप्टर्स है जहाँ पे भी आईसीटी का यूज होता है, आईसीटी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, उससे काफी क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रिसर्च के एथिक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार देख रहे हो, पहली बार नामों को सुन रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन पांचों ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको उस पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे, उसमें से ही आपको ढूंढ के निकालने होते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इनडायरेक्टली मिलेंगे, लेकिन होंगे उस पैसेज के अंदर ही। तो आपके पैसेज से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर आपके पैसेज से। अगर आपको पैसेज प्रॉपर्ली आ जाता है सॉल्व करना तो फिर आपके 10 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाते हैं पेपर 1 के अंदर। लेकिन ये भी बच्चों को देखने में ईजी लगता है, लेकिन इसकी भी काफी सारी ट्रिक्स होती है, काफी सारा आपको इसके अंदर भी समझना होता है कि भाई पैसेज को भी हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अलग अलग चीज को करने के काफी डिफरेंट तरीके होते हैं, है ना। तो उन सभी तरीकों को हमको समझना होता है। तो आपका थर्ड चैप्टर है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। फिर फोर्थ चैप्टर आता है आपका कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में हमको पढ़ना होता है कि भाई हमको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की, है ना। फिर हमारे पास में होती है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो सब कुछ हमको कवर करना होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में हमको पढ़ना होता है। कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स यानी कि कौन कौन सी बाधाएं आती है जब हम संचार करते हैं, तो उसके दौरान वो सारी बाधाओं के बारे में हमको पढ़ना होता है। और जो आपके मास मीडिया एंड सोसाइटी है, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं कम्युनिकेशन से। इस टॉपिक को भी हम लोग प्रॉपरली कवर करेंगे हमारे डिटेल्ड कोर्स के अंदर। तो ये फोर्थ चैप्टर हो गया आपका कम्युनिकेशन का। ठीक है, फिर फिफ्थ चैप्टर आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। आपके रीजनिंग एंड मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से आएगा ही आएगा। लेटर सीरीज से भी आपका क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से, रिलेशनशिप जो है आपकी ब्लड रिलेशंस, उससे भी आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। और जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आपका फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो है और हो गया आपका प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग हो गया, एवरेज हो गया। इन सभी टॉपिक से आपके मैथ्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, सिक्स्थ चैप्टर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन अगर प्रॉपरली पढ़ोगे तो टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़नी होती है, जैसे कि मूड्स एंड फिगर्स हो गए कि भाई मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं। फैलेसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैलेसीज हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में फैलेसीज से एटलीस्ट एक क्वेश्चन, मिनिमम बोल रही हूँ, काफी शिफ्ट में तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में फैलेसी से आता ही आता है। काफी सारी फैलेसीज है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग फैलेसीज है। मैंने यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस के अंदर करवाई है, और पेड कोर्सेज में तो खैर हम डिटेल में सब कुछ करवाते ही हैं। ठीक है, तो फैलेसीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देखना है लॉजिकल रीजनिंग में। फिर आपके कुछ है ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, इसको भी आप लोगों को प्रॉपर्ली देखना है। फिर आपके कॉनोटेशन और डिनोटेशन के कुछ टर्म्स होती है, कुछ डेफिनेशंस होती है, उससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो इंडक्टिव डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है उससे क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका वेन डायग्राम होता है उससे भी आपका क्वेश्चन आता है। आपको वेन डायग्राम को सॉल्व करना भी आना चाहिए कि भाई हम किस तरीके के वेन डायग्राम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपका इंडियन लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक का जो पार्ट है वो काफ़ी है ना डिफिकल्ट लगता है सभी बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर जो नाम दिए हुए हैं वो सभी के नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो चलो हम लोग लर्न कर लेते हैं, लेकिन जो इंडियन लॉजिक में नाम जो दिए हुए हैं वो सभी के, क्योंकि इंडियन लॉजिक नाम से पता चल रहा है इंडियन लॉजिक है, तो पूरा आपके हिंदी में नाम दिए हुए हैं उसके अंदर, तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। लेकिन आप 2-3 बार इसको भी पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर्ली इसमें भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आपका इंडियन लॉजिक में सबसे पहला प्रमाण का टॉपिक दिया हुआ है। आपके टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण होते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन बस एक बार समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो सब कुछ इजी है, वरना सब कुछ डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर आपका प्रमाण का टॉपिक है। एक आपका अनुमान का टॉपिक है। अनुमान में भी क्या है ना, स्टेप्स ऑफ अनुमान होते हैं, टाइप्स ऑफ अनुमान होते हैं, वो आपको देखना है। व्याप्ति क्या होता है वो आपको देखना है, यानी कि इनवेरिएबल रिलेशन क्या होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग में। और हेतुआभास यानी कि फैलेसीज। अब आपकी फैलेसीज जो है वो 2 तरीके की फैलेसीज है। एक तो आपकी वेस्टर्न फैलेसीज हो गई,
और एक आपकी इंडियन लॉजिक में हेतवाभास यानी कि इंडियन लॉजिक की आपकी फैलेसी हो गई। तो ये दोनों तरीके की फैलेसीज में बच्चों को है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट होती है समझने के लिए, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो सब कुछ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका 7th चैप्टर होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक टेबल गिवन होती है, उस टेबल से जुड़े हुए आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करके निकालने होते हैं। तो ये भी आपका मैथ्स का ही एक पार्ट हो गया। अगर आपको मैथ्स आती है, बेसिक मैथ्स आती है, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स और रीजनिंग वाला जो चैप्टर है वो दोनों ही चैप्टर आपके इजीली कवर हो जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 10 नंबर आपके हो गए है ना डेटा इंटरप्रिटेशन के, और 5 क्वेश्चन आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, यानी कि 10 नंबर हो गए आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। अगर ये 2 चैप्टर भी आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आपके 10 और 10 यानी कि 20 नंबर तो पूरे पक्के हो जाते हैं पेपर 1 के अंदर। और ये 2 जो है ना आपके टॉप जो चैप्टर है जहां से 5-5 क्वेश्चन आते हैं वो पक्के हैं, वो हर बार आएंगे ही आएंगे। 5 क्वेश्चन हर बार पैसेज से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हर बार डेटा इंटरप्रिटेशन से आएंगे ही आएंगे। भाई टीचिंग से तो ऐसा है कि चलो किसी एग्जाम में आपके है ना 3 क्वेश्चन आ गए, किसी एग्जाम में आपके 4 क्वेश्चन आ गए, उसमें तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इससे हर बार 5 क्वेश्चन पक्के हैं कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों चैप्टर आप प्रॉपर्ली कवर कर लेते हो तो आपके 10-10 नंबर यानी कि 20 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, मैथ्स बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है तो मैं यही कहूंगी कि अभी तो 5 महीने हैं, अभी तो बहुत टाइम है जून के एग्जाम के लिए, 5 महीने हैं। रोज का अपना है ना टाइम टेबल बना लो, रूटीन बना लो कि भाई रोज मेरे को 1 घंटे 2 घंटे तो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। अभी से ही लगोगे तब होगा। उस टाइम पे सोचोगे कि भाई मैं तो लास्ट के महीने में 1 महीने में सॉल्व कर लूंगी या फिर मैं तो 20 दिन में सॉल्व कर लूंगी, तब नहीं हो पाएगा। अभी से ही लगोगे तब जाके आपको है ना बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सब चीजों की प्रैक्टिस आपको अभी से ही शुरू कर देनी है, अभी काफी अच्छा टाइम है आपके पास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर है 8th चैप्टर है आपका आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी ना पढ़ें ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना होता है, कुछ आपकी एब्रीविएशंस यानी कि कुछ आपकी फुल फॉर्म्स होती है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आपके ईमेल्स क्या होते हैं, इंटरनेट इंटरनेट क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स है आपकी चैप्टर के अंदर दी हुई है, इनके बारे में हमको पढ़ना होता है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, कुछ आपके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट लेती है हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको हमको पढ़ना होता है। और आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये टॉपिक काफी छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका आईसीटी का चैप्टर है, इसको भी हमको प्रॉपर्ली कवर करना है, इससे भी काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका 9th चैप्टर आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, टोटल 10 चैप्टर है उसमें सबसे बड़ा आपका ये 9th चैप्टर ही है। बच्चों को इससे ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी लगता है और थोड़ा टफ भी लगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर जो है वो हमसे कवर ही नहीं होगा, चाहे हम कितना भी पढ़ लें लेकिन ये हमसे कवर ही नहीं होगा क्योंकि इतना लेंदी चैप्टर है इसलिए। ठीक है, इसमें हमको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में हमको पूरा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होता है। पूरा मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना है लेकिन हमको हाँ सब चीज़ों के बारे में हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो पेपर आता है वो इन डेप्थ के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं चलेगा, इन डेप्थ के अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूं कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, तो हमको पढ़ना होता है एमडीजी एंड एसडीजी गोल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी हर शिफ्ट में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका देखा ही गया है। एक क्वेश्चन एमडीजी गोल और एसडीजी गोल यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आपका एक क्वेश्चन बना है इस बार, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फिर आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के जो इंटरेक्शंस होते हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमको पढ़ना होता है कि भाई जो है ना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो होती है यानी कि जो आपकी मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और उन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, फिर आपके एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं यानी कि जो आपके काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं, आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, है ना, इन सभी पॉल्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना होता है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, फिर हमको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है जहाँ पे आपकी सॉलिड है ना वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, लिक्विड हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, हजार्डियस वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होता है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। फिर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना होता है, कौन कौन सी डिजीजेस होती है उन सभी डिजीजेस के बारे में भी हमको देखना होता है। फिर हमारी
कुछ जो एनर्जी की रिसोर्सेज होती है, जो हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में हमको देखना होता है, ठीक है। फिर हमारे जो भी नेचुरल हजार्ड्स और जो मिटिगेशंस होती हैं उनके बारे में हमको देखना होता है। और लास्ट जो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो भी एक्ट होते हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है। जहाँ पे हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में दिया हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड एफर्ट्स जो भी होते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया आपका, रियो समिट्स हो गई आपकी, ठीक है, काफ़ी सारी समिट्स होती है, उन समिट्स के बारे में हमको देखना होता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है उसके बारे में हमको पढ़ना है। क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज है, जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आपका। तो ये टोटल आपका 9 चैप्टर है, ये आपका 9th चैप्टर है, इसमें इतने सारे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपको पढ़ने होते हैं 9 चैप्टर के अंदर। और लास्ट चैप्टर है आपका हायर एजुकेशन का, जो कि आपका 10th चैप्टर है। हायर एजुकेशन में हमको पढ़ना होता है कि भाई जो हमारा हायर एजुकेशन है उसके अंदर वो पहले कैसा था और अभी कैसा है, कौन कौन से बदलाव आ चुके हैं, वो सब कुछ हमको पढ़ना होता है। प्री इंडिपेंडेंस के भी जो भी हायर एजुकेशन की कमीशंस है वो हमको पढ़नी होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो भी कमीशंस है वो हमको पढ़नी होती है हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आपकी जो ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। जो आपकी वैल्यू एजुकेशन जो है उसके बारे में, यानी कि जो आपकी मॉरल एजुकेशन है उसके बारे में भी हमको पढ़ना होता है। जो आपकी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, यानी कि जो आपका कौशल है, स्किल्स जो है उसके बारे में भी हमको पढ़ना होता है। और जो आपकी गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसीज जो आती है एजुकेशन से जुड़ी हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हमको पढ़ना होता है। तो ये है आपका 10th चैप्टर, जिसमें हमको हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ना होता है। NEP 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम के अंदर, अभी दिसंबर के अंदर भी आए थे और इससे पहले वाला एग्जाम में भी आए थे। तो ये सारा आपका 10th चैप्टर का टॉपिक है, ये सब कुछ आपको प्रॉपर्ली कवर करना होता है। ये टोटल आपके 10 चैप्टर हो गए पेपर 1 के अंदर। इन सभी चैप्टर से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। और अगर आपने पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लिया तो फिर आप JRF के लिए काफ़ी है ना, काफ़ी ज़्यादा पास में चले जाते हो JRF को है ना क्लियर करने के लिए, ठीक है। हिंदी में भी है PDF, हम लोग हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, तो PDF जो है वो दोनों ही आपकी लैंग्वेजेस के अंदर है। सबसे पहली आपकी है ना इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे। सेकेंड आपका चैप्टर है शोध अभिवृत्ति, यानी कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च हमको पढ़ना होता है, विशेषताएं हमको पढ़नी होती है, ठीक है। कौन कौन सी शोध के है ना आपकी पद्धतियां हैं वो हमको पढ़ने होते हैं, शोध के चरण कौन कौन से होते हैं, शोध की नैतिकता क्या होती है, ICT का प्रयोग हम करते हैं तो उसके बारे में हमको पढ़ना होता है शोध अभिवृत्ति के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर है आपका बोध, यानी कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज से जुड़े हुए ही आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 10 नंबर आपका है ना आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उससे हो जाते हैं, ठीक है। फिर 4th चैप्टर आता है आपका संप्रेषण, यानी कि आपका कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसके है ना संप्रेषण का अर्थ होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, क्या अभिलक्षण होते हैं उसके, ठीक है। कौन कौन सी संप्रेषण के अंदर बाधाएं आती है, मास मीडिया एवं समाज के बारे में हमको पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के अंदर पढ़नी होती है, ठीक है। 5th चैप्टर हो गया आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी कि आपका जो रिसर्च और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है उसके बारे में होता है, जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता ही दिए हैं कौन कौन से होते हैं। 6th चैप्टर होता है आपका युक्ति युक्त तर्क, यानी कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो है आपका 6th चैप्टर, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी मैंने आपको सारी कुछ बता ही दिया है टॉपिक्स। 7th चैप्टर है आपका आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है। ये आपका 7th चैप्टर है जिसके अंदर हमको पढ़ना होता है आंकड़ों की व्याख्या के अंदर कि भाई उसके स्रोत कौन कौन से हैं, प्राप्ति और वर्गीकरण क्या क्या है, उसकी गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 8th चैप्टर, जिसमें हमको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT जो हमारा कंप्यूटर साइंस है वो चैप्टर है ये, जिसके अंदर हमको पूरा ICT के बारे में पढ़ना होता है, कंप्यूटर्स की नॉलेज हमको लेनी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। 9th चैप्टर आता है आपका लोक विकास और पर्यावरण के बारे में, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। हमको सारी समिट्स के बारे में पढ़ना होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हुए हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, ठीक है। जो भी आपके वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, वो सब कुछ के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो ये है आपका 9th चैप्टर लोक विकास और पर्यावरण के बारे में। और फिर 10th चैप्टर और लास्ट चैप्टर आता है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी कि आपका हायर एजुकेशन के बारे में। तो हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई
हुई जो भी चीज़ें हैं वो हमको पढ़नी होती है इस 10th चैप्टर के अंदर। हमारा प्री इंडिपेंडेंस के अंदर एजुकेशन कैसा था, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर एजुकेशन कैसा हुआ, कौन कौन सी कमीशन आई जिसने एजुकेशन के लिए काम किया है, कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है, कौन कौन सी है ना कमीशंस ने, वो सारी कुछ हमको पढ़ना होता है। तो ये हो गए आपके 10 चैप्टर। इन 10 चैप्टर से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और आपका 100 नंबर का पेपर होता है जो कि पेपर 1 होता है। ठीक है, तो पेपर 1 आपका काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लो तो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको सिलेबस के बारे में एक प्रॉपर जानकारी हो गई होगी कि भाई टोटल 10 चैप्टर कौन कौन से आते हैं और इन चैप्टर के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आपको दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स का एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारा पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य का बैचेस हमने चला रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप किसी बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। आपको कंप्लीट क्लासेस दी जाएगी। क्लासेस जो है वो आपकी बाईलिंगुअल यानी कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहने वाली होंगी। आपके वो PDF नोट्स भी दिए जाएंगे हर एक क्लास के बाद में, जिनको आप है ना खुद भी पढ़ सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग लाइव डिस्कशन भी करेंगे जहाँ पे आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। आपको हम लोग टेस्ट भी देंगे। टेस्ट जो है वो आपको 2 तरीके के मिलेंगे। एक होगा सेक्शनल टेस्ट, यानी कि हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जाएगा। एक टेस्ट होगा आपका फुल लेंथ का टेस्ट, जहाँ पे सभी जो आपके टोटल 10 चैप्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए उन सबका मिक्स करके हम सारे क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी आपको पेपर 1 की और पेपर 2 हिंदी साहित्य की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस गिवन नंबर पे आप लोग हमको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो और अपने आपको बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो और एक स्ट्रक्चर तरीके से अपनी पेपर 1 की या पेपर 2 हिंदी साहित्य की तैयारी को शुरू कर सकते हो और JRF को अपने हाथ में लेने के लिए पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को सजेशन कर सकते हो कमेंट के अंदर। ठीक है, थैंक यू।